अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का वीडियो जो है वो एसएससी जीडी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ढेर सारे एक्सप्लेनेशन है। हिंदी का ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने अभी तक YouTube पे कहीं नहीं देखा होगा। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी को कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन आपको मज़ा बहुत सारा आने वाला है, आपको नॉलेज बहुत सारा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आया है कि विद्या का विलोम शब्द क्या होगा। विद्या का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, विद्या का विलोम शब्द होता है अविद्या। अविद्या, विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, और अविद्या का मतलब ज्ञान का अभाव, जहाँ ज्ञान ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा अविद्या। अब देखिए, विद्या के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं। विद्या जो है वो भाववाचक संज्ञा है। विद्या जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो गुण, दशा, अवस्था या क्रिया के भाव को प्रकट करता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, साथ ही साथ विद्या का लिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। और वचन पूछ लिया जाए तो ये एक वचन है। ओके, ये एक वचन है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है। तो ये एज इट इज़, विद्या जो है वो संस्कृत से जैसा है वैसा ही उठाया गया है, इसीलिए ये तत्सम शब्द के श्रेणी में आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि गगनचुंबी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। गगनचुंबी शब्द, गगनचुंबी शब्द मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश को चूमने वाला। तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे इसमें समास पूछ लिया जाए कि गगनचुंबी किस तरह का समास है, तो ये एक बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसको भी संस्कृत से एज इट इज ऐसे ही उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, कर्म शब्द का तत्सम रूप क्या है। कर्म शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्म खुद ही एक तत्सम रूप है, तो कर्म का तत्सम कर्म ही होगा। और अगर इसका हम तद्भव पूछें तो यहां पे कर्म का तद्भव काम होगा। ठीक है, तद्भव यानी कि जब संस्कृत से उसको हिंदी में लाया गया तो हिंदी में कुछ उसमें चेंज कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? काम। तो काम बन गया तद्भव। ठीक है, यहां पे अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म एक पुल्लिंग है, और ये एक वचन बहुवचन दोनों आता है। ठीक है, एक वचन और दो वचन बहु दोनों आता है। वहीं अगर इस कर्म की बात करें तो क्री धातु एक आता है। क्री धातु, इसमें जब म प्रत्यय लगता है तो बनता है कर्म, क्योंकि ये धातु की चीज़ें हम संस्कृत में सीखते हैं और ये संस्कृत से ही शब्द आया हुआ है। तो याद रखेंगे, क्री धातु में एक धातु होता है क्री धातु। इस धातु में जब म प्रत्यय लगता है तो इसका बनता है क्या? इसका बनता है प्रत्यय। तो संधि विच्छेद अगर आपका इसका पूछ लिया जाए तो क्री प्लस म, कर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, नर नारी। नर नारी किस तरह के समास का उदाहरण है? ये एक द्वंद्व समास है। ऐसा समास जिसमें दोनों का ही प्रभाव बराबर हो। जैसे नर नारी, अलग करने पर भी नर नारी के अर्थ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही अगर गगन चुंबी को चेंज करेंगे तो गगन को अलग करेंगे तो गगन का अर्थ बन रहा है, लेकिन चुंबी का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। तो नर नारी में दोनों, जैसे हम लिखेंगे माता पिता या भाई बहन, तो इसमें दोनों को भले दोनों शब्द को अलग भी कर देंगे ना, तो भी क्या है कि ये प्रमुख ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा। तो इसी में दोनों में द्वंद्व चलता रहता है कि तू प्रमुख है कि मैं प्रमुख हूं। तो इसी वजह से क्या है कि ये द्वंद्व समास के भीतर में आता है। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। और नर नारी के बारे में आपको बता दें कि नर और नारी दोनों ही क्या है? एक वचन है, दोनों ही तत्सम है, दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और नर पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग। और यहां पे देखिए, एक आपको मैंने द्वंद्व के बारे में बताया, द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास के भी अलग अलग भेद हैं। तो द्वंद्व में ये समुच्चय
द्वंद्व समास के भीतर आता है, समुच्चय द्वंद्व समास के भीतर आता है, याद रखेंगे आप। नर नारी समुच्चय द्वंद्व समास के भीतर आता है। हंसना कौन सी क्रिया है? हंसना कौन सी क्रिया है? हंसना जो है वो एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ठीक है, याद रखेंगे, अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, कर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का दोनों को मैं आपको बता दूं कि यहां पे सिर्फ हंसना है, इसीलिए ये अकर्मक है। अगर कर्ता प्लस क्रिया हो, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे कर्ता और क्रिया हो तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, लेकिन कर्ता के साथ में कर्म और तब साथ में क्रिया हो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वो तब वो सकर्मक, यानी कि कर्म आना जरूरी है, ठीक है, कर्म आना जरूरी है। वहीं पे अगर ये यहाँ पे ये आपको दिखता हुआ मिल जाए कि वह रवि पे हंसा, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सिर्फ हंसना है तो अकर्मक। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सा काल है? तो ये नॉर्मल सा है, वर्तमान काल है, जिसमें था, थे, थी लगा रहता है या आ लगा रहता है, वो क्या होता है, वो आपको हो जाएगा भूतकाल, और गा गे गी ये सब लगा रहेगा लास्ट में, तो वो हो जाता है भविष्य काल, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा आपका, तो यहां पे मैं बता दूं आपको कि पर्वत, फल और खेत ये पुल्लिंग है, ठीक है, वहीं नदी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनेक शब्द में उपसर्ग क्या है? अनेक शब्द में उपसर्ग है अ प्लस एक बनता है अनेक, ठीक है, याद रखेंगे, अ प्लस एक बनता है अनेक। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसमें सर्वव्यापक क्या है? तो ईश्वर सर्वव्यापक है, इसमें सर्वव्यापक क्या है? विशेषण है, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और समास के पूछ लिया जाएगा तो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। और अगर हम इसमें शब्द कौन सा है, तो ये संधि युक्त तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे आप, संधि युक्त तत्सम शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं, शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बोली। बोली जो है वो शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी क्या है, ध्वनि, भाषा, वाणी क्या है, सब के सब क्या है कि शब्द के पर्यायवाची हैं, ओके। और इसके अलावा और अन्य पर्यायवाची आपको क्या मिलेंगे? आवाज, उच्चारण, बोल, संदेश, संकेत, अनुगुंज, ये सब शब्द के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से किसमें अनुचित समास है? मतलब कि जलपान द्वंद्व समास है या नहीं, चंद्रमुखी सही में कर्मधारय है या नहीं, मातृभूमि सही में तत्पुरुष है या नहीं, और यथाशक्ति सही में अव्ययभाव है या नहीं, ये पता लगाना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो मतलब रॉन्ग आंसर करेक्ट करना है, तो वो जलपान जो है वो द्वंद्व समास नहीं है, ओके। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया है कि दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। जलपान में अगर जल और पान को अलग करेंगे तो जल का तो एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन पान का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो पान जो है फिर वो खाने वाला पान हो जाता है, जो लगा के हम लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पे पान का मतलब है खाने से है। यहीं इसके जगह पे रहता खाना पीना, तो द्वंद्व होता, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे द्वंद्व नहीं होके यहाँ पे है ये तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष। और कौन सा तत्पुरुष? कर्म धारय तत्पुरुष समास, ठीक है। नहीं सॉरी, सिर्फ तत्पुरुष है, कर्मधारय नहीं है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये क्या है? तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। चलिए, और बाकी अब ये चंद्रमुखी कर्मधाराय है, मातृभूमि तत्पुरुष है, और ये अव्यय भाव भी यथाशक्ति भी अव्यय भाव ही है। हृदय शब्द का सही वर्तनी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हृदय यहाँ पे सही लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये दोनों मैच कर गया तो आपको सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, गुरु जी में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरु जी में जी प्रत्यय है,
इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द में कौन सा है, तो उपकार में उपसर्ग क्या है कि किसी भी शब्द के पहले लगेगा, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जो दूसरों के हित की कामना करता है उसको क्या कहते हैं, तो जो दूसरों के हित की कामना करता है उसको कहते हैं परोपकारी। क्या कहते हैं, परोपकारी। लेकिन वही आत्मवादी किसको कहेंगे, जो व्यक्ति स्वयं के विचारधारा में विश्वास रखता है। जो व्यक्ति स्वयं के विचारधारा में विश्वास रखता है वो होगा, क्या होगा, वो होगा आत्म व्यक्ति, आत्मवादी। हितकारी जो भलाई करे, ठीक है, अपना करे किसी का पता नहीं, हितकारी है वो। सेवक मतलब नौकर चाकर। सिंह जैसा पराक्रमी किस अलंकार का उदाहरण है, तो यह है उपमा अलंकार, ठीक है, ये उपमा अलंकार है। अब देखिए उपमा अलंकार किसको कहते हैं कि एक ऐसा साहित्यिक अलंकार जिसका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से करने के लिए किया जाता है। जैसे सिंह जैसा पराक्रम यानी कि किसी व्यक्ति का हो रहा होगा या किसी का भी हो, किसी एक व्यक्ति यानी कि इसको मान लेते हैं एक आदमी है मोहन, ठीक है, मोहन सिंह जैसा पराक्रमी है। तो मोहन क्या है, एक व्यक्ति है जिसका सिंह से तुलना हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि 4 चीजें इस अलंकार में आपको मिलेंगी। उपमेय, उपमान, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है, साधारण धर्म और वाचक शब्द, सभी चीजें यहां पे आपको दिखेंगी। उपमेय है वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, तो यहां पे तो वो मिसिंग है, वह यहां पे तो वो मिसिंग है, लेकिन हम जैसे हमने एग्जांपल में मोहन लिया था तो मोहन यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उपमान। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, जैसे सिंह, तो सिंह यहां पे उपमान हो गया, ठीक है। और जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, किस गुण की तुलना की जाए, तो पराक्रम के गुण की, पराक्रम, तो पराक्रम यहां पे साधारण धर्म हो गया, ठीक है। और जैसा ये शब्द है वाचक शब्द, ये जोड़ने वाला काम करता है। इसके जगह पे सिंह सा, सिंह सी, सिंह के जैसा, इस तरह का शब्द जो आएगा वो सब क्या होगा, वाचक शब्द। सूरज निकला इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सूरज निकला इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ठीक है, क्योंकि इस क्रिया में कोई कर्म नहीं है, यह निकल कर किसी पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो यहां पे सूरज क्या है, कर्ता है, क्रिया क्या है, निकलना। तो कर्ता और क्रिया जब भी रहेगा तो वो क्या है, कर्तृवाच्य, यानी कि कर्ता प्रधान है इसमें। तो यह स्वयं कोई कार्य, स्वयं पर कोई कार्य नहीं, मतलब सिर्फ स्वयं पे कार्य कर रहा है। सूरज निकल रहा है, खुद निकल रहा है, किसी के लिए कुछ तो किया नहीं। जैसे सूरज निकल के गर्मी बरसा दिया तो वो किसी के लिए काम किया ना, अभी तो वो कुछ काम नहीं किया, तो इसीलिए वो बिना कर्म का काम है, ठीक है। जैसे रवि ने गेंद फेंकी, रवि ने गेंद फेंकी, तो फेंकने का काम किस पे हुआ है, गेंद पे, तो गेंद पे कर्म किया गया है, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये होगा सकर्मक। वही कर्ता प्लस क्रिया हो गया तो अकर्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, हाथ से हाथ मिलाने का अर्थ क्या है। हाथ से हाथ मिलाना यानी कि मेल जोल बढ़ाना, वही सहायता करना का होता है हाथ बटाना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो आपको पहला नंबर जो संधि विच्छेद है देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, सही है, ये स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी अयादि स्वर संधि है, ठीक है। और वही यहाँ पे एक षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। और देवेंद्र का बात करेंगे तो देवेंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है और तत्सम शब्द भी है ये, ओके। और ये 2 स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देव और इंद्र, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। बालकों में ओ किसका उदाहरण है, तो ओ जो होता है वो विभक्ति है।
7 तरह की विभक्तियां होती हैं, ठीक है, 7 तरह की। तो बालक जो है वो सप्तमी विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मैंने बालकों को मिठाई दी, तो इसमें किसको मिठाई दी? बालकों को। तो यहां पे ये चतुर्थ यानी कि संप्रदान विभक्ति में आ जा रहा है, संप्रदान कारक का विभक्ति में आ जा रहा है। वहीं मैं बालकों में सबसे छोटा हूं, तो किसमें क्वेश्चन आ गया? तो यहां पे अधिकरण का सेंस आएगा, ठीक है। तो जो स्थिति बताता है, ठीक है, जो स्थिति बताता है वो आपको 7वां विभक्ति होगा, और जो जिसके लिए काम किया जाता है वो चौथा विभक्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और एक बार शेयर भी कर दें। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।